हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का सेकंड चैप्टर। दोस्तों, इसकी हेडिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना है दो वर्ड से, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी बहुत ही छोटी कोई चीज़, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब है जीव जंतु। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म, इसीलिए हम लोग इनको किससे देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप से। ये हम लोग नेकेड आइज से या ऐसे ही आंखों से नहीं देखा जा सकता इनको, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। और इसके आगे हेडिंग में लिखा है फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का मतलब होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोस्तों की तरह काम करते हैं, या दोस्त की भांति ह्यूमन बीइंग्स के लिए होते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं, और वो एक तरीके से ह्यूमंस के दुश्मन होते हैं, या अदर एनिमल्स के बिल्कुल दुश्मन की तरह होते हैं। इसीलिए हेडिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. ठीक है, आपने बहुत सारे अपने अगल बगल जीव जंतु देखे, पेड़ पौधे देखे, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतु और पेड़ पौधे या छोटे जीव होते हैं जिनको हम लोग अक्सर देख नहीं पाते, लेकिन वो हम लोगों के इर्द गिर्द मौजूद अवश्य होते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में इन्हें माइक्रोब्स भी कहा जाता है। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि आपने बरसात के समय देखा होगा कि अक्सर कोई चीज़ रख दी जाती है या ब्रेड रख दी जाती है, तो उसमें हरा हरा सा फंगस टाइप का दिखने लगता है, हरी हरी कोई लेयर सी जम जाती है। अक्सर घर वाले कहते भी हैं कि इसको नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो एक फंगस की लेयर होती है। फंगस भी ऐसे ही माइक्रोब्स ही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं, जिनकी वो कॉलोनी बन जाती है, या इकट्ठे समूह में जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो हम लोग उनको कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, तो वो ब्रेड पे वो इतने छोटे होते हैं कि अगर अकेले हैं तो दिखाई ही नहीं देंगे, और जैसे ही वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमें नेकेड आइज से कुछ कुछ समझ में आने लगते हैं। या तो उनके कलर से समझ में आने लगेगा, या फिर कोई ना कोई स्मेल से समझ में आने लगेगा कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसे ही ब्रेड पे आपको ग्रेइश वाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं। यही जो ग्रेइश वाइट पैचेस हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही पैचेस होते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होती है वो एक तरीके से छोटा माइक्रोस्कोप ही है आपके पास, और उससे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब उसको देख सकते हो और ये समझ सकते हो कि ये कोई और ही चीज़ है, यानी ब्रेड का कोई कंटेंट नहीं है, बल्कि कोई फॉरेन पार्टिकल है या बाहर की कोई चीज़ है। ठीक है, तो ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा? ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है, और ये ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर क्या हैं? ये माइक्रोब्स ही हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम लोगों को ग्रेस दिखाई देते हैं आंखों से। ठीक है, डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? आपको क्या पता है ये स्ट्रक्चर कहाँ से आए हैं और ये कैसे ग्रो किए हैं, या व्हाट दीज स्ट्रक्चर, या ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अब बात करेंगे। एक्टिविटी 2.1 है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? मतलब आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है तभी आप कर पाओगे। क्या करना है? सॉइल के पार्टिकल्स लीजिए, उसमें पानी मिला दीजिए, और थोड़े दिन बाद उसमें से एक ड्रॉप पानी वाटर निकाल के आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे
कीड़े टाइप के दिखेंगे, वो कीड़े क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन उनको ऐसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। एक्टिविटी 2.2 क्या कहती है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप सीधे किसी तालाब से, नहर से भी पानी ले सकते हैं और उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा हेल्पफुल है हमारे लिए, कौन सा हमारा फ्रेंड है और कौन सा हमारा एनिमी है। आपको दिखाई देंगे, तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा एनिमी ही होते हैं या लोगों के दुश्मन ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्पिंग हैंड होते हैं या हेल्पफुल होते हैं। डू यू फाइंड टेनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा, उसमें बहुत सारे टीनी ऑर्गेनिज्म दिखेंगे और वो मूव करते दिखेंगे, चलते हुए दिखाई देंगे उसके अंदर, स्लाइड के अंदर, जो आप माइक्रोस्कोप से इनको देखोगे। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉयल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। ये क्या शो करता है कि वाटर है, सॉयल है, ये फुल होते हैं, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें लोडेड होते हैं, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, लेकिन हर एक को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ठीक है। जैसे आपको पता है ह्यूमन बीइंग क्या है, एनिमल है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की क्लास अलग है, ठीक। उसी तरीके से अगर टाइगर ले लेंगे तो उनका अलग है, ठीक, डियर्स अलग रहते हैं। इस तरीके से माइक्रोब्स भी अलग अलग क्लासेस में बांटे जाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। कहते हैं कि कोई भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप अनएडेड आइज से, नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अगर आप किसी चीज़ को नेकेड आइज से देख पा रहे हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो जो ब्रेड पे फंगस जम गई थी या फंगस आ गई थी, वो हम लोग कैसे देख पा रहे थे, मैग्नीफाइंग ग्लास से सही से देख पा रहे थे। अदरवाइज हमें ये पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, हजारों लाखों हो जाते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि इसका ब्रेड का कलर कुछ कुछ बदल रहा है, तब भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है, ठीक है। बस कलर उसका बदलता हुआ दिखता है क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट बहुत सारे हो जाते हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा अलग कलर में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हम उसको नेकेड आइज से समझ नहीं पाएंगे ये है क्या। वो चलते हुए नहीं दिखेंगे, वो कोई एक्टिविटी करते हुए नहीं दिखेंगे, बस उनका प्रेजेंस आप फील कर सकते हो, ठीक है। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। बहुत सारे मतलब बाकी आप इनको भी आप बिना माइक्रोस्कोप के आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए जब ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, इसीलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ गया है और इनको शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई भी माइक्रोब्स कहता है तो उसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। अब देखिए इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। मैंने बोला ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका अलग अलग फूड होता है, उनका अलग अलग ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से उनको 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, ओके, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, प्रोटोजोआ है, एल्गी हैं। ये 4 उनके क्लास बना दिए गए हैं अलग अलग, जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी होते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2.1 और 2.4 में ये दिए गए हैं। दोस्तों ये देखिए, ये बैक्टीरिया हैं, ओके। अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया भी होते हैं। जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ बताया जाएगा कि बैक्टीरिया में फिर सब क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। ये एल्गीज हैं, ओके। ये प्रोटोजोआ हैं, कौन कौन आता है, अमीबा और पैरामीशियम आता है इसमें, ठीक है। आगे क्या है, ये फंगाई है, ये ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड पे उगी हुई फंगस होती है, जो आप अभी हम लोग बात कर रहे थे वो यही फंगस होती है, ठीक है। ये क्या है, पेंसिलियम है, ठीक है, ये भी एक फंगस है। ये एस्परजिलस है, ठीक। तो ये सब फंगस के टाइप हैं, ये अलग अलग देखिए स्ट्रक्चर में अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अभी इनका 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, वही आपको ध्यान रखना है। आगे आता है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
अब वायरसेस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, होते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अपेक्षा। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं वो केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, मतलब उसको कोई ना कोई अदर लिविंग सेल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। वायरस इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर पाता, वो पड़ा रहेगा, इनएक्टिव पड़ा रहेगा। जैसे ही उसको कोई लिविंग सेल मिलेगी, ठीक है, वो ग्रो करना शुरू कर देगा, वो अपना काम दिखाना तुरंत शुरू कर देगा, ठीक है। विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, वो कोई भी सेल हो सकता है, एक छोटा बैक्टीरिया भी हो सकता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कह सकते हैं हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कोई उसका सेल पे ग्रो कर सकता है, एनिमल हो सकता है उसके सेल पे ग्रो कर सकता है। और आपने बहुत घातक वायरस अभी देखा है रिसेंटली, कौन सा, कोरोना वायरस, ठीक है। तो दोस्तों कोरोना वायरस क्या है, इसी की फैमिली का है, वायरसेस फैमिली का ही है, और वो भी क्या करता है, इसीलिए वो देखे ना किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को उसने इफेक्ट किया, ठीक। उसने क्या किया, ह्यूमन बींग्स के सेल के ऊपर वो ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसके ग्रोथ की वजह से ह्यूमन बीइंग बहुत परेशान होने लगता है, या उसकी ग्रोथ की वजह से ऐसे केमिकल्स बनते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके द्वारा कि इंसान की लाइफ को वो ख़त्म करने लगता है या परेशान करने लगता है। तो वायरसेस अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, जैसे हम लोगों ने कोरोना को देखा कि कितना घातक था। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, ये किसी पे भी ग्रो कर सकते हैं, बट इनको दूसरे ग्रोथ के लिए दूसरे एनिमल, बैक्टीरिया या प्लांट्स की आवश्यकता होती है, प्लांट सेल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, तो एक सेल से ही इनका काम चल जाता है। बस एक सेल मिल जाए, लिविंग सेल मिल जाए, ये ग्रो कर जाते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5, ठीक है। 2.5 में हम लोग देख लेते हैं कुछ वायरसेस के बारे में, यहाँ बात की गई है। तो दोस्तों 2.5 कहाँ है, ये देखिए, ये 2.5 आप देख रहे हैं कि वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा नहीं लगता सैटेलाइट जैसा, जैसे रॉकेट होते हैं स्पेस में भेजे जाते हैं, उस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके टेंटिकल्स होते हैं ये, ठीक है। और यही अटैच हो जाते हैं सेल्स पे, लिविंग सेल्स पे ये अटैच हो जाते हैं, और यहाँ से इनकी फिर ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो वायरसेस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थोड़े से डिफरेंट होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन Ailments like cold, influenza and most coughs are caused by viruses। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो वायरसेस के द्वारा होती हैं, और इनको हम लोग अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको झेलते भी हैं, ठीक है। कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, कफ वगैरह हो जाता है, खांसी वगैरह आने, तो ये वायरल इफेक्ट कहते हैं ना, वायरल फीवर हो गया, वायरल इफेक्ट हो गया है, गले में दर्द होने लगता है, वायरल इफेक्ट हो गया है। तो ये सब क्या है, ये वायरसेस क्या होते हैं, आपकी बॉडी पे अटैक कर जाते हैं, जैसे लिविंग सेल मिलता है ये आपकी बॉडी पे अटैक करने लगते हैं। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। बहुत सारी घातक डिजीजेज भी इनके द्वारा होती हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ आप लोगों ने देखा है ना, एक ग्रुप अलग है, तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, डायसेंट्री मतलब अपच की बीमारी या पेट में होने वाले रोग जो होते हैं, प्रोटोजोआ। या मलेरिया जो होता है, मलेरिया किससे होता है, होता मच्छर से है, लेकिन मच्छर क्या आपकी बॉडी में भेज देता है, वो प्रोटोजोआ को इंसर्ट कर देता है आपकी बॉडी में। इसी वजह से आपको क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है, प्रोटोजोआ थ्रू पेट की बीमारी हो जाती है, और मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस कैसी डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने घातक हो सकते हैं, अलग अलग बीमारियों भी ये कॉज करते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे ये किस तरीके से हम लोगों के फ्रेंड भी होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। आप लोगों ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में 6 और 7th में पढ़ा है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। दोस्तों अब बात करेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ पाया जाता है और ये कैसे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं या यूनिसेलुलर भी होते हैं, और
मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे एल्गी, फंगाई, ये सब मल्टी सेलुलर है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में ही पाए जाते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक खासियत होती है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी रह लेते हैं। जैसे बहुत हॉट जगह होगी वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, और बिल्कुल बर्फ़ जमी होगी वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मासी लैंड, और ये कहाँ से, मतलब रेगिस्तान से लेके दलदली इलाकों तक, बर्फ जमी हुई सतह से लेके बहुत गर्म सतह तक, सब कहीं पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, ये इंसान की बॉडी में भी पाए जाते हैं। हम लोग जब बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की तब हम लोगों को पता चलेगा इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडीज में भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की हेल्प से ही जिंदा रह पाते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे या ह्यूमन बॉडी पे या अदर एनिमल्स की बॉडी पे ही वो डेवलप हो पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली ग्रो कर पाते हैं। दोस्तों, तो बात करेंगे अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या संबंध है, या हम लोग क्यों ये पढ़ रहे हैं चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जबकि वो इतने छोटे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने का यूज क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे दोस्त होते हैं तो भी समझना बहुत जरूरी है, और अगर ये हमारे दुश्मन है तो भी हमें ये जानना जरूरी है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। वैसे भी आजकल जमाना खराब है। Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause diseases। कहते हैं कुछ इसमें से बहुत सारे बेनिफिशियल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हम लोगों के लिए। लेकिन जो बेनिफिशियल हैं, अगर हम उनको पहचान जाएंगे तो उनसे ज़्यादा हेल्प ले पाएंगे, और जो हार्मफुल हैं तो उनसे हम लोग बच सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम लोग इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे या इनको जानेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे हैं और कौन कौन से बुरे हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले बात होती है, कौन कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, या कौन से ह्यूमन बीइंग की लाइफ को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, या ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा वातावरण देते हैं, या कह लीजिए कि हेल्प करते हैं उनकी लाइफ में या उनके ग्रोथ में। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके से यूज होता है ह्यूमन लाइफ में, और जैसे कि अगर एग्जांपल ले ले तो कर्ड, दही कैसे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। ब्रेड कैसे बनती है, ईस्ट से बनती है। और केक कैसे बनता है, वो भी ईस्ट की हेल्प से बनता है। और इन सब में एक टेस्ट आ जाता है। इनका जो प्रोसेस होता है वो बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दोस्तों नहीं हो सकता है, और ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इसलिए किसी भी तरीके से ये ह्यूमन बॉडी पे हार्म भी नहीं करता। इसलिए हम लोग इनका खाने पीने की चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। तो दही बनाने में हम लोग किस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। ब्रेड बनाने में हम लोग ईस्ट का, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और केक में भी हम लोग ईस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है और टेस्ट भी बढ़ा देता है उसका। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल्स थे जो दिए गए हैं फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। ठीक है, बहुत सालों से, सदियों से कह लीजिए, अल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही हाथ रहता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही इंसान आज तक अल्कोहल बनाता आया है और यूज़ करता आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक तरीके से हेल्पिंग हैंड रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि वो हमारे फूड को भी कन्वर्ट करते हैं, उसका टेस्ट बनाते हैं, बढ़ाते हैं, और हमें कंज्यूम करने में जिसकी आसानी होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी वो बहुत असरदार और अच्छे माने जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। हम लोगों ने बात की थी इससे पहले कि डिकम्पोजर्स की, तो ऐसे ही डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या करते हैं, क्लीन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, डेड एनिमल, डेड प्लांट्स को ये गला सड़ा देते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिला देते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और बाकी जो वेस्ट होता है इनका वो सॉइल में मिल जाता है, तो सॉइल भी बढ़ती रहती है। इस तरीके से मतलब
एक तरीके से वो सॉइल की प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसमें नाइट्रोजन भी मिक्स करते रहते हैं डेड एनिमल और प्लांट्स के डिकेइंग से। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स जैसे हो गए ना, वो एनवायरनमेंट को भी साफ करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन ऑफ एनिमल फेसेस एटसेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, और जो वेस्ट होता है हमारा वो पूरी तरीके से डिके कर देते हैं। इसीलिए हमारा एनवायरनमेंट खराब नहीं होने पाता, गंदा नहीं होने पाता है, और वो क्या करते हैं, वो उससे ही यूजफुल चीज़ों में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर वेस्ट पड़ा रहेगा तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, डिजीजेज हो सकती हैं, लेकिन अगर वही वेस्ट डिकम्पोजर सॉइल बदल देते हैं तो सॉइल तो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारे लिए ये हेल्पफुल होते हैं। यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मेडिसिन बनाने के काम में भी आते हैं, दवाइयाँ बनाने के काम में आते हैं, या कह लीजिए कि वो उनके बगैर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर इंसान नहीं कर सकता है, और उनकी हेल्प से ही उनको प्रोसेस किया जा सकता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं हमें मेडिसिन बनाने में। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। हम लोगों ने बात की थी इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी सॉइल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पल्सेस की रूट के पास रहते हैं। पल्सेस के जो प्लांट होते हैं ना, उनकी रूट पे रहते हैं, जिनको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एयर की नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले पाते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एयर की प्लांट नाइट्रोजन को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट उनको आसानी से ले पाते हैं, और बदले में उनको क्या मिलता है, प्लांट से उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इस तरीके से भी वो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए बल्कि अदर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं, और यही होता है नेचर का एक बैलेंस वर्जन। ठीक है, नेचर का बैलेंस होना इसी को कहते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा भी है, अगर कोई बुरा भी है। तो हर चीज़, इसीलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ धरती पे मौजूद है, अच्छी भी बुरी भी, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको ऑप्ट करते हो। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब बात करेंगे कि कैसे कर्ड और ब्रेड बनता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अगर हेल्प करते हैं तो किस तरीके से हेल्प करते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप लोगों ने 7th में पढ़ा है कि कर्ड जो है वो मिल्क से ही बनता है, और मिल्क ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं दही में या कर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पहली क्या कह रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। ठीक है, तो कहती है कि वो देखती है कि उसकी मम्मी क्या करती हैं, एक मिल्क का, गर्म मिल्क का बर्तन ले लेती हैं, मतलब उसमें दूध होता है, और उसमें थोड़ा सा कर्ड, 1 चम्मच कर्ड डाल देती हैं और रख देती हैं, और सुबह वो पूरा पूरा मिल्क क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो वो कर्ड ने नहीं बनाया है मिल्क को, बल्कि कर्ड जो है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो पहले बनाया गया होगा। ठीक है, तब वो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, भाई बैक्टीरिया ही मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कर्ड डाल देंगे तो थोड़े से बैक्टीरिया उसमें चले जाएंगे, और बैक्टीरिया वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होता है, वो धीरे 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 करके पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और ये कर्ड को बनाने में, मिल्क से कर्ड को कन्वर्ट करने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, या कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो हेल्प करता है दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कर्ड तैयार होता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देता है मिल्क को, किसमें, कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया ही होता है जो चीज़ भी बनाने में हेल्प करता है हमारी। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, पिकल्स में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, और यही फर्मेंट करता है, या यही पिकल्स को बहुत दिनों तक सेव रखने में मदद भी करता है। मैनी अदर फूड आइटम्स, बहुत सारे फूड आइटम्स में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज
कर्ड, ठीक है। और हम लोगों ने देखा है कि कुछ हमारे खाने होते हैं जिनमें दही पड़ता ही पड़ता है, और दही दही तो ऐसे भी खाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा, बल्कि डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि अगर आपको पेट वगैरह की दिक्कत है तो आप दही खाइए, ठीक है। क्यों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपकी हेल्थ के लिए बड़ा यूज़फुल है। तो इस तरीके से कितना बढ़िया फ्रेंड है हमारा, ठीक है। कैन यू गेस वाई? इसीलिए कहते हैं कि आपने सोचा है कि ये सब बनाने में हम लोग कर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि कर्ड में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, और वो इन सभी के इडली, भटूरा, इन सभी के टेस्ट को भी बढ़ा देता है, अच्छा बना देता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर, ठीक है। कहते हैं कि जो डोसा और राइस का जो आटा कह लीजिए या घोल जो बनाया जाता है, वो कैसे, वो यही बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं जो फर्मेंट कर देते हैं और उसको टेस्टी बना देते हैं, उसमें टेस्ट ला देते हैं, एक अलग टेस्ट आ जाता है। अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। खाने में तो एडिबल चीज़ें हैं तो आप खा सकते हो, लेकिन उतना खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब एक्टिविटी 2.3 है, टेक हाफ kg फ्लावर, आटा और मैदा ले लीजिए, एंड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ठीक है। उसमें थोड़ा सा शुगर मिला दीजिए और गर्म पानी मिला दीजिए, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नेट टू मेक अ सॉफ्ट डो, ठीक है। और क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिला दीजिए और उसको मार दीजिए, मतलब उसको गूंथना होता है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? ठीक है, आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो ये मैदा है ये फूलने लगेगा, वो, ठीक है, आपका पूरा पॉट भर जाएगा। वो किसने किया? ये ईस्ट ने किया। ईस्ट ने इस मैदे को कन्वर्ट कर दिया और इसको फुला दिया, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा बना दिया कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। जब आप खाएंगे तो आपको उसकी सॉफ्टनेस महसूस होती है, आपको मज़ा आता है खाने में। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब क्या करता है ईस्ट, जो छोटा थोड़ा सा आपने डाला है, वो रिप्रोड्यूस बहुत तेजी से करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो छोटे होते हैं, तो उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन भी होता है, कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का, ऐसे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो वो अब क्या करते हैं, जैसे ईस्ट आप थोड़ा सा डालते हैं वो तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं उस मैदे में, ठीक, और पूरे मैदे को भर देते हैं रिप्रोड्यूस करके अपने को, ठीक। और उससे क्या होता है, एक रिस्पायरेशन होता है। जब बहुत सारा ईस्ट हो जाते हैं, जब बहुत सारे ईस्ट उसमें पैदा हो जाते हैं तो उसमें रिस्पायरेशन होगा, ऑब्वियसली रिस्पायर करेंगे वो, और उससे क्या होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और उसी मैदे में जो आपको प्लफी मैदा दिखता है ना, मतलब फूला हुआ मैदा दिखता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने के कारण ही होता है, ठीक है। और उसी से हम लोगों को टेस्ट मिलता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो टेस्ट को बढ़ा देती है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। बबल्स क्या करते हैं गैस के, वो डो को बिल्कुल फिल कर देते हैं और उसको वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, उसको बहुत बड़े, मतलब पॉट पूरा भर जाएगा और बहुत मोटा सा दिखने लगेगा। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ठीक है। तो इसी वजह से ईस्ट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है आपका, कहाँ, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जहाँ ब्रेड बनती है, पेस्ट्री, केक बनता है। तो आप जब भी अब ब्रेड, पेस्ट्री, केक जैसी चीज़ें खाएं तो समझ लीजिए आपका एक फ्रेंड काम कर रहा था उसके पीछे, और उसने अगर अच्छे से काम किया होगा तो आपको बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड, पेस्ट्री मिलेगी। अदरवाइज़ अगर उसने सही से काम नहीं कर पाया होगा तो आपको फील होता है ना कि ब्रेड वगैरह बहुत टाइट है या अच्छे से नहीं टूट रही है, इतनी सॉफ्ट नहीं है। वो उसका कारण क्या होता है कि ईस्ट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिलता है, या उसमें बहुत अच्छे से मिलने नहीं देते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में लोग काम करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो ईस्ट किस तरीके से हेल्प करता है बेकिंग इंडस्ट्री को, देख रहे हैं आप, ठीक है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है? अब हम लोगों ने पहले देख लिया ना, कर्ड तो घर में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, भटूरा वगैरह घर में बनता है, ये तो एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह बना लेते हैं हम लोग, एक फूड आइटम्स बना लेते हैं। अब कॉमर्शियल यूज़ भी तो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ऑब्वियसली इसी तरीके से माइक्रो कॉमर्शियल यूज़ में भी आते हैं। तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को लार्ज स्केल पे बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। और आपको पता होगा कि अल्कोहल कोई घर में नहीं बनाता, ये सब इंडस्ट्रीज से बन के आता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। अब एसिटिक एसिड क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी अचार वगैरह बनाया जाता है, पिकल बनाया जाता है, तो एसिटिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एसिटिक एसिड क्या करता है? प्रिजर्वेटिव होता है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो बहुत समय तक
चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता है। तो एसिटिक एसिड भी किससे बनता है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोसेस किया जाता है। वाइन, अल्कोहल, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोसेस किए जाते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। और इनमें कौन सा विशेष तौर पर डाला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ईस्ट डाला जाता है, और ये अल्कोहल और वाइन में कन्वर्ट कर देता है जो उसका रॉ मटेरियल होता है। उसको बेसिकली गन्ने का जो जूस होता है ना, उसी से अल्कोहल और वाइन और विनेगर तीनों चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनती है? ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, ठीक है, क्रस्ट फ्रूट जूसेस। कहते हैं कि ये ईस्ट किस पे काम करता है? शुगर, जो शुगर होती है हर एक प्रोडक्ट में, जो भी फूड आइटम हम लोग खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ शुगर जरूर प्रेजेंट होती है किसी भी फॉर्म में। फ्रक्टोज होगी, ठीक है, ग्लूकोज होगी, किसी भी फॉर्म में होगी। और वो क्या करती है कि ईस्ट जो है उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, उस शुगर को ब्रेक करने का काम करता है, और जब वो ब्रेकिंग होती है तो कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये बार्ले, व्हीट, राइस और क्रस्ट फ्रूट जूस पे जब ये एक्ट करता है ईस्ट, तो उसको टेस्ट को चेंज कर देता है। ठीक है, और उसके टेस्ट को बेटर कर देता है जो ह्यूमन बीइंग को अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग ईस्ट का इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं कॉमर्शियल। ठीक है, Activity 2.4, take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, add a half of a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4-5 hours. Now smell the solution, can you get a smell? अब क्या होगा, जब शुगर सोल्यूशन आप उसमें ईस्ट डाल दोगे तो ईस्ट शुगर पे एक्ट करता है। ठीक है, और उस शुगर पे एक्ट करेगा, और थोड़ी देर बाद जब आप उससे स्मेल करेंगे ना, तो उसमें अल्कोहल सी स्मेल आएगी। ठीक है, कुछ फर्मेंटेड चीज़ की सी स्मेल आएगी। ठीक है, तीखी सी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि उसने शुगर के जो पार्टिकल्स आपने डाले हैं वो उनको तोड़ दिया है। ठीक है, उनको कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि ये आगे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तब आपको समझ में आएगा बड़ी क्लासेस में। अभी जितना दिया गया है आप उतना ही समझिए। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ठीक है, ये किसकी स्मेल होती है? ये शुगर की ही स्मेल होती है जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है ईस्ट के जरिए। मतलब वो शुगर किस में कन्वर्ट कर दी गई है? उस शुगर को ईस्ट ने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इसी तरीके से शुगर को ईस्ट द्वारा अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाना, यानी शुगर पार्टिकल्स को ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल बना देना, या ईस्ट के प्रोसेस से अल्कोहल बना देना ही फर्मेंटेशन कहलाता है। बहुत मेन चीज़ है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, केमिस्ट्री में बहुत दिनों तक आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो फर्मेंटेशन कहते हैं। और यही फर्मेंटेशन किसने दिया था? ये फर्मेंटेशन, ये जो वर्ड है, ये किसने बनाया था? लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। यही काम, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज करना किस बंदे ने सिखाया? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने सबसे पहले ये फर्मेंटेशन प्रोसेस दिया था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, और इनसे हम लोग भारी मात्रा में चीज़ों को प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये लुईस पास्चर को जाता है इसका श्रेय कि उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस दिया। अब क्या होता है? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज कहाँ कहाँ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो दवाई बनाने के काम में आते हैं? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगे। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, आप जब बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक, आपने नाम सुना होगा, एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, वो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? उनमें से ज़्यादातर कॉमन एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ठीक है, ये भी किससे बनता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस से ही पेनिसिलिन तैयार होती है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेडिसिन किससे बनती है? ये एंटीबायोटिक ज़्यादातर बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, उनकी हेल्प से ही बनती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये किस लिए बेटर होती हैं? ये मेडिसिन उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के काम में आती हैं या किल करने के काम आती हैं जो आपके अंदर डिजीज पैदा करते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आपको हार्म पहुंचा रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आपको बचा भी रहे हैं। तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आपको बचाते हैं, और ये बनते भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हैं। आपकी बॉडी में जब ये इंजेक्ट कर दिए जाते हैं तो जो एनिमी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मारने का काम करते हैं ये। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इन मेडिसिन को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स मतलब बायोटिक मतलब आपका जो बैक्टीरिया से पनपने वाले रोग हैं ना, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक है, उनके एंटी होते हैं एक तरीके से। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन हार्मफुल बैक्टीरिया को आपके शरीर से खत्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे वो कितना आपको हेल्प कर रहे हैं आप समझ लीजिए। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। कहते हैं बहुत सारे फंगाई बैक्टीरिया से की हेल्प से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी हेल्प से बहुत सारी एंटीबायोटिक आजकल बनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं और ये केयर करते हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लड़ सकते हैं, तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सकता है। ये डॉक्टर नहीं, आपके टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उनको पता चलता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो इससे समझ जाते हैं कि इसका एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होगा, वही आपको इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाल दिया जाता है, तो उनको मार के वो खत्म कर देता है और आप डिजीज से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. Antibiotics सिर्फ इंसान को नहीं दिए जाते बल्कि आपको आपके जो एनिमल डिजीजेज वगैरह होती हैं, जो बैक्टीरियल डिजीज उनको हो जाती हैं, उसमें भी ये काम आते हैं। पोल्ट्री फार्म मतलब एवियन वगैरह के जो दिक्कतें आ जाती हैं ना, पक्षियों वगैरह में, किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिक्कतें आती हैं, तो बहुत जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई दवाइयाँ काम आती हैं। इस तरीके से आप समझिए इसको। इन्फेक्शन इन एनिमल, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। बहुत सारी प्लांट डिजीजेज में भी ये काम आता है एंटीबायोटिक। आप देख लेते हैं ये क्या लिखा होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पढ़ लिया एंटीबायोटिक ऐसे बनता है तो आपने उठा के खा लिया, नहीं। एंटीबायोटिक हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो पहले डायग्नोस करता है कि आपको बीमारी क्या है। जब बीमारी पता चलती है, जब उसको पता चलता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बीमारी हुई है, तो उसको पता होता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए जो पर्टिकुलर डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमेशा के लिए खत्म करे आपकी बॉडी से। तो क्या करते हैं, वो वही पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देते हैं। ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए आपको कि दुकान से लाए और आपने एंटीबायोटिक कंज्यूम कर ली, उससे नुकसान भी हो सकता है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और हमेशा एंटीबायोटिक का कोर्स जब तक डॉक्टर कहता है तब तक आपको लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर 3 दिन की दवाई दी डॉक्टर ने तो वो 2 दिन खाने के बाद बंद कर देते हैं। ये गलत तरीका है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको फिर से इफेक्ट करेंगे तो उनको डॉक्टर को वो दुगनी दवाई आपको देनी पड़ेगी, ज़्यादा दवाई देनी पड़ेगी लड़ने के लिए, क्योंकि आपने पूरा कोर्स नहीं किया है। तो पूरी तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म नहीं हुए हैं आपकी बॉडी से, तो वो दोबारा तुरंत इफेक्ट भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर भी इफेक्ट कर सकते हैं आपकी बॉडी को। इसलिए हमेशा याद रखिए कि एंटीबायोटिक जब भी डॉक्टर देता है, जितना प्रिस्क्राइब करे उतना आपको लेना चाहिए। If you take antibiotic when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future। कहते हैं कि अगर आप गलत डोज लेते हो या आप सही से डोज नहीं लेते हो, मतलब पूरी डोज नहीं लेते हो डॉक्टर द्वारा रिकमेंड की हुई, तो क्या होता है कि फ्यूचर में वो ड्रग जो है आपके लिए कम इफेक्टिव हो जाती है और उसकी ज़्यादा खुराक आपको देनी पड़ती है, उसको ज़्यादा मात्रा में आपको देना पड़ता है। ठीक है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेक अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। ठीक है। और अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने से क्या हो जाता है, जो अब वो अंदर बैक्टीरिया तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका काम क्या है, वो बैक्टीरिया को मारेंगे। तो क्या करेंगे, जो आपकी बॉडी में हेल्पफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको मारने लगेंगे। अगर उनको बिना डिजीज के आप एंटीबायोटिक ले लोगे या गलत एंटीबायोटिक ले लोगे तो वो आपके हेल्पफुल बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है। एंटीबायोटिक बहुत सारी ऐसी बीमारियों को ख़त्म नहीं कर पाते जो वायरसेस से होते हैं। जो बीमारियां वायरसेस के द्वारा होती हैं उनको एंटीबायोटिक ख़त्म नहीं कर पाती। इसको नोट कर लीजिए। एंटीबायोटिक
उसमें हेल्पफुल नहीं है। जो वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा था, तो उनसे कॉज होने वाली डिजीजेस में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। आगे हम लोग पढ़ते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कोरोना के टाइम में, वैक्सीन। तो वैक्सीन, आप समझिए, कोरोना किससे हुआ था? वायरस से हुआ था। और वायरस को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या लगाई गई? वैक्सीन लगाई गई, एंटीबायोटिक नहीं दी गई। तो आप समझ लीजिए, जो वायरसेस से होने वाली बीमारियां हैं वो किससे खत्म होती हैं? वैक्सीन से खत्म होती हैं, एंटीबायोटिक से नहीं होती कंट्रोल। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीन? कहते हैं चिल्ड्रन हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको वैक्सीन क्यों दी जाती है? तो आप बात करते हैं, वन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ठीक है, व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, मतलब कहने का है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स जब आपकी बॉडी में डाले जाते हैं, इन वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन क्या होता है? एक तरीके का वही जो जिस वायरस से आपको डिजीज होती है, उसी का वायरस कमजोर करके, हल्का करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी में वो ग्रो करने लगता है धीरे धीरे करके। ठीक, और क्या होता है कि आपकी बॉडी एक डिफेंस सिस्टम बनाती है। जब आप उसके अंदर एनिमी भेज दोगे तो थोड़े से कंट्रोल वे में, जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, तो जब देखेंगे ना एनिमी को, तो आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो तेजी से काम करेगा, उनको मार देगा। ठीक, तो उसमें डिफेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बार बार किसी देश पे आक्रमण होता है, ठीक, उसकी आर्मी बड़ी ही पावरफुल हो जाती है धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि उनको टैक्टिक्स आ जाती हैं, रोज़ उन पे हमले होते हैं, तो वो बड़े पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा लड़ता झगड़ता नहीं है, तो उसको बहुत सारी आर्मी की टैक्टिक्स नहीं पता होंगी। ठीक इसी तरीके से वैक्सीन भी काम करती है। वैक्सीन आपको इंजेक्ट कर दिए जाते हैं वही एनिमीज़ कह लीजिए जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपकी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जो डेवलप करता है उनकी एंटीबॉडीज़। ठीक, एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एक तरीके से आपकी आर्मी जो डेवलप करता है, जो डिजीज से लड़ेगा वायरस की, ठीक है, वो उनको इफेक्ट कर देता है, मार देता है। ठीक, और वो जो आर्मी तैयार हो गई आपकी बॉडी के अंदर, वो एज इट इज़ बनी रहेगी। अब कभी भी कोई दूसरा वायरस उसी टाइप का आपको इफेक्ट करेगा तो तुरंत एंटीबॉडीज़ उस पर काम कर लेंगी, फिर उनको बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो वायरल वैक्सीन्स जो होती हैं वो इस तरीके से काम करती हैं। वो पहले ही दे दी जाती हैं, डिजीज़ होने से पहले ही दे दी जाती है। वैक्सीनेशन नहीं कहते हैं, बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, आप लोगों का भी हुआ होगा। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्यों कहा जाता है? एंटीबायोटिक क्यों नहीं कहा जाता? ठीक, क्यों? क्योंकि वैक्सीन दी जाती है, और वैक्सीन पहले दी जा सकती है, उसमें आपका डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिया जाता है, पहले से ही तैयार हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे अगर कभी इन फ्यूचर भी ऐसे वायरसेस आप पे अटैक करते हैं तो उनको आपके अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज मार देंगी, खत्म कर देंगी। होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा। टू फाइट द इन्वेडर्स, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। ठीक है, कहते हैं कि मैंने बताया ना कि अगर दोबारा इस तरीके के वायरस एंटर करते हैं आपकी बॉडी में तो उनको मार दिया जाएगा इन एंटीबॉडीज की हेल्प से। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. कहते हैं बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट की जाती हैं या प्रिवेंट होती रहती हैं। और दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से, जो मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ है, किस तरीके से आपकी बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, या एनिमी जो आपके एक तरीके से खराब हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको डिजीज़ पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उन्हीं को इंजेक्ट कर दिया जाता है और आपकी बॉडी उनको लेके एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेती है, आपके अंदर डिफेंस सिस्टम बन जाता है आपकी बॉडी के अंदर। फिर उसी तरीके के वायरस अगर आपकी बॉडी में आएंगे तो उनको तुरंत मार दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो हम लोगों को कोरोना के टाइम में वैक्सीन दी गई थी भाई। जिन लोगों को वैक्सीन दे दी गई तो डिफेंस मैकेनिज्म उतने दिनों में बन गया। अब मान लो कोई इफेक्ट करता है वायरस कोरोना का आपको इन फ्यूचर भी, तो आपके अंदर पहले से मौजूद है डिफेंस सिस्टम, वो क्या करेगा, जैसे ही आपके अंदर वायरस आया उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो वैक्सीन इस तरीके से काम करती है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। ठीक है, इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। और ये बहुत सारे
ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जिनके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं जिनमें ये काम आती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ होती हैं जिनमें ये वैक्सीनेशन काम आता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर वो विद्वान थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन की खोज की थी 1798 में। मतलब वायरस से पहले लोगों की मौत ही हो जाती थी, मृत्यु हुई हो जाती थी और ये बड़ा ही घातक होता था ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन एडवर्ड जेनर ने 1798 में ये खोज की कि अगर वैक्सीन बना दी जाए, ठीक है, या जो वायरस ह्यूमन में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं अगर उनको ही कमज़ोर करके उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर जाए तो उनके थ्रू, मतलब उनको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी आसानी से डिफेंस मैकेनिज्म बना लेगी। फिर उससे ज़्यादा हेल्दी वायरसेस भी अगर हमारे बॉडी में घुसेंगे तो उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा बनी हुई एंटीबॉडीज से या डिफेंस मैकेनिज्म से। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. कहते हैं कि आपको बचपन में बहुत सारे वैक्सीन दी गई हैं, वैक्सीनेशन हुआ होगा आपका। आप अपने माता पिता की सहायता से इस तरीके का चार्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए आपको वैक्सीन दी गई हैं। It is essential to protect all children against these diseases. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स। कहते हैं कि हर बच्चे को चाहिए कि इस तरीके के डिजीजेस को बचाने के लिए जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, ठीक है, और ये हर हॉस्पिटल में आपके आसपास मौजूद होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, ठीक है। कहते हैं कि आपने अक्सर टीवी और उस पे चैनल्स पे सुना होगा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, घर घर भी आते रहते थे लोग। तो ये जो ड्रॉप पिलाई जाती है ये भी वैक्सीन ही है, ठीक है। और ये पिला के उसके बाद क्या होता है कि बहुत समय तक ये वैक्सीन बच्चों में डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखती है। बहुत सारे उनके अंदर इस तरीके की डिफेंस सिस्टम डेवलप कर देती है चिल्ड्रन के अंदर कि कभी भी पोलियो का वायरस अगर उन पर अटैक करेगा तो ये डिफेंस सिस्टम उनको ख़त्म कर देगा। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. कहते हैं स्मॉल पॉक्स भी इसी तरीके की घातक बीमारी थी जो अब दुनिया के बहुत सारे पार्ट से खत्म हो चुकी है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several diseases. कहते हैं इसी तरीके की वैक्सीन्स आजकल लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाई जा रही हैं जिससे ह्यूमन और एनिमल और प्लांट्स की लाइफ को बचाया जा रहा है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब बात आती है कि सॉइल को कैसे हेल्प करता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग की बात कर ली, ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्रीज की बात कर ली, अब सॉइल फर्टिलिटी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने बात की थी कौन से बैक्टीरिया की बात की थी, ठीक। आप लोग देखिए कौन सा बैक्टीरिया है, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, हम लोगों ने बताया था कि पल्सेस, जो पल्सेस वाले फसलें होती हैं ज़्यादातर उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बैक्टीरिया उनके रूट्स पे रहता है, ठीक। और ये क्या करता है कि एयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, इस तरीके का बना देता है कि वो प्लांट, जो पल्सेस के प्लांट हैं जिनको नीड है नाइट्रोजन की, वो अच्छे से उनको खा सकते हैं या ले सकते हैं, अपने यूज़ के काम में आ सकता है, उनके काम में आ सकता है, ठीक है। यूजेबल बना देते हैं एक तरीके से, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और प्लांट्स के काम में आ जाता है वो नाइट्रोजन। और बदले में उनको क्या मिलता है, प्लांट से जो भी वो बैक्टीरिया चाहते हैं वो मिल जाता है। तो इस तरीके से एक दूसरे के दोस्त बन के दोनों रह लेते हैं, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वो बैक्टीरिया होता है जो पल्सेस के रूट्स पे रहता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है इस तरीके की, ठीक है। तो ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो हेल्प करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। और प्लांट्स की हेल्प के काम में आते हैं या प्लांट्स के काम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट कैसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करते हैं। बूझो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर।
Along with their friend, they collect waste of plant, vegetable and fruit from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. बूझो और पहली क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अपने गार्डन में मेन्योर, स्कूल गार्डन में मेन्योर डाली जा रही है, ठीक है। वो समझते हैं या समझ के आते होंगे गार्डनर से कि ये कैसे बनाई जाती है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपने आसपास की जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं वो लाके एक पिट में, गड्ढे में भरते रहते हैं, और वो गड्ढे को बंद कर दीजिए या ऐसे भी पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2-3 महीने बाद जब वो देखते हैं तो उसमें से जितना भी वेस्ट होता है सब सड़ गल गया होता है, बिल्कुल एकदम काला काला ब्लैक सा दिखता है, और वही मैन्योर होता है। वो उसको क्या है, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया है, और उसमें अब बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, और बाकी जो वेस्ट होता है उसका वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा का पूरा वो कितना यूज़फुल बन गया, फर्टिलाइज़र बन गया एक तरीके से, और वो यही सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। अब एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottle and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. जिसमें प्लास्टिक होगी, जिस पॉट में प्लास्टिक होगी और एक पॉट में सॉयल होगा, तो क्या होगा, सॉयल वाले पॉट में अगर आपने वेस्ट डाला, ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज हो सकता है, एनिमल वेस्ट हो, प्लांट वेस्ट हो, वो डिकम्पोज होगा। प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होती, इसीलिए प्लास्टिक को यूज़ करना अच्छा नहीं माना जाता, उसको बैन किया जाता है बार बार, और बताया जाता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करिए, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता, वो एज इट इज़ पड़ा रहता है, और वो कभी भी सॉयल में नहीं मिलेगा, और ना ही वो वेस्ट के तौर पे सॉइल को फर्टिलिटी देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों पॉट्स को आप जब ऑब्जर्व करेंगे 3-4 वीक बाद, तो जिनमें डिकम्पोज होने वाले पार्ट्स होंगे या डिकम्पोज होने वाली चीज़ें होंगी वो डिकम्पोज हो चुकी होंगी और सॉइल में मिल चुकी होंगी, जबकि दूसरे पॉट में आपने प्लास्टिक और बॉटल्स वगैरह भर रखी हैं वो डिकम्पोज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ पड़ी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से पता चलता है कि कौन सी चीज़ें, हर चीज़ डिकम्पोज नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, उनको डिकम्पोजर भी डिकम्पोज नहीं कर पाते, जिनमें से प्लास्टिक एक है। Do you find any difference in the content of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. ठीक है, वही बात है कि प्लांट A में पॉट A में डिकम्पोज हो गया है पूरा मटेरियल। How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. माइक्रोब्स की सहायता से ही ये डिकम्पोज हुआ है। डिकम्पोजर क्या होते हैं? माइक्रोब्स ही होते हैं। The nutrients रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिल गए हैं डिकम्पोज होने के बाद, वो क्या होगा, नेक्स्ट प्लांट जब उसमें उगेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाएगा। इस तरीके से सॉइल में साइकिल चला करती है, ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ती रहती है। Did you notice that in pot B the polythene bags, empty glasses, bottle and broken toy part did not undergo and such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. कहते हैं ना कि ये प्लास्टिक वगैरह डिकम्पोजर इनका कुछ नहीं कर सकते, ये वो भी बिल्कुल आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे इनको डिकम्पोज करने में, और ये ऐसे वेस्ट हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए भी और अर्थ के लिए भी। इसीलिए कहा जाता है प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आपको डिकम्पोज होते नहीं दिखेंगे। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. This is because of microorganism decompose dead organic waste of the plant and animal, converting them into simple substances. कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कोई प्लांट गिरा पड़ा है या कोई जानवर मरा पड़ा है, और थोड़े दिन बाद जब आप वहाँ पे जाते हो तो देखते हो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये डिकम्पोज ही है जो उसको सड़ा गला के मिट्टी में ही मिला देते हैं, ठीक है, और इसी वजह से वो आपको फिर नहीं दिखता। ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देता है। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट एंड एनिमल, और ये सब्सटेंसेस क्या है, अदर एनिमल और प्लांट्स के काम आते हैं। प्लांट्स की जब ग्रोथ होती है या प्लांट उगता है ऐसी जगह पे वहाँ पे खूब सारा फर्टिलिटी होती है और वो न्यूट्रिएंट्स को अपना आराम से यूज़ कर लेता है, अपनी ग्रोथ के काम में लाता है। तो इस तरीके से सॉइल में एक साइकिल सी चला करती है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और इस तरीके से एनवायरनमेंट हमारा क्लीन होता रहता है। तो ये दोस्तों बात थी किसकी, जो हमारे फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग के लिए नेगेटिव इफेक्ट देते हैं या ह्यूमन की लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानी दुश्मन है एक तरीके से, और वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं बल्कि और भी एनिमल्स और प्लांट्स या कह लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं। तो बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से ये हार्म पहुंचाते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं या बीमारी फैलाते हैं ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में और एनिमल में। सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इस तरीके के डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन भी कहते हैं। एक वर्ड में अगर पैथोजन कहें तो पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमी है ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको पैथोजन कहा जाता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ ऐसे होते हैं जो फूड को खराब करने, देखिए फूड को अच्छा बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आ रहे थे, ईस्ट और लैक्टोबैसिलस टाइप के। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ऐसे भी हैं जो फूड को खराब करने के भी काम आते हैं। आपने देखा होगा अगर खाना रखा रह जाए तो उसमें से स्मेल आने लगती है, ठीक है, वो खाने लायक नहीं होता है, ठीक। तो इस तरीके के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, ठीक है, और क्या करते हैं क्लोथिंग में, लेदर में ये इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, खराब इफेक्ट डालते हैं और उसको खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग और भी यहाँ पे देखने वाले हैं। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं यहाँ पे हम लोग समझेंगे। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। मतलब पैथोजन की बात आ जाती है तो मतलब एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। और ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, सांस के द्वारा। ये इतने छोटे होते हैं कि हवा में उड़ते रहते हैं, उड़ भी सकते हैं, ठीक है, हवा में उड़ते हैं और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। वाटर, पानी पीते हैं, अगर उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमें इफेक्ट करेंगे, ठीक। फूड, खाना अगर हमने खराब खा लिया या सड़ा गला खाना खा लिया या कुछ खाने में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं तो भी ये हमें नेगेटिव इफेक्ट देंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, किसी दूसरे बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से भी फैल जाते हैं, किसी दूसरे बीमार एनिमल के कांटेक्ट में आने से भी फैल जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब कम्युनिकेबल डिजीजेज आती हैं, वो डिजीजेज होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में, अगर एक इंसान बीमार है और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं और आपको वो डिजीज़ हो जाती है तो इसको कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। सारी डिजीजेज ऐसी नहीं होती, बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल नहीं है। एक इंसान को अगर बीमार है, आप उसको देखने जाओगे या आप उससे हाथ मिला लोगे तो आपको नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी डिजीजेज होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अगर आप इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास चले गए तो आपको भी वो इन्फेक्ट कर सकती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। इस तरीके के कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले रोग हैं जो कम्युनिकेबल हैं? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सारे ही जो आप देख रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अगर किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्ट किए हुए हैं और उसके पास आप चले जाते हो तो ये आपको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। When a person suffering from common cold sneezes fine droplet of moisture carrying thousands of viruses and spread in the air, the virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection। ये कैसे फैलते हैं? मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है जिसको खांसी जुकाम वगैरह हुआ है और अगर उसने छींक दिया तो उसके पार्टिकल्स, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके मुंह से, छींकने के द्वारा उसके मुंह से निकलते हैं और वो क्या होते हैं, एयर में तैरने लगते हैं। और अगर वहाँ पे आसपास कोई भी हेल्दी पर्सन है तो वो सांस लेगा उसी एयर में और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके चले जाएंगे, यानी बॉडी में चले जाएंगे और उसको भी इन्फेक्ट कर देंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और ये सांस के द्वारा जा सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब बूझो क्या कह रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो ऐसे डिजीजेज अगर इतने घातक हैं कि बस छूने से या हवा में ही फैल जाते हैं तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
तो पहली क्या कह रही है, वी शुड कीप अ हैंडकर्चीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स। तो क्या कहते हैं कि हम लोग इनको रोकने के लिए क्या करते हैं, जब भी छींकें या खांसें तो हमेशा अपने मुंह पे क्लोथ रख लें, ठीक है, या मास्क पहन के रखें। और कोरोना वायरस के टाइम में आप लोगों ने देखा सबको मास्क पहनना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ थी और ये एक दूसरे से हो सकती थी, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग मास्क पहनते हैं या अपने मुंह पे कपड़ा या क्लोथ वगैरह रख लेते हैं जब हम लोग छींकते या खांसते हैं दोस्तों। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीजेज, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल और इंसेक्ट्स भी होते हैं जो इन डिजीजेज को कैरी भी करते हैं और इन माइक्रोब्स को कैरी करके दूसरे तक पहुंचा देते हैं, जैसे हाउस फ्लाई इन वन सच कैरियर, ठीक है। मतलब एक हाउस फ्लाई जैसे मक्खी होती है ना, वो भी आपके कैरियर ही है, उसके पंजों में वो गंदगी पे बैठती है, वहाँ पे हैं हार्मफुल माइक्रोब्स, वो पंजों से लेके आपके फूड पे बैठेगी, तो क्या होगा, उन पंजों से वो माइक्रोब्स आपके फूड में चले गए, ठीक, और वो जब आप फूड कंज्यूम करोगे तो आपको हार्म पहुंचाएंगे। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। इसीलिए बाहर जो भी खुला हुआ खाना होता है, जो लोग बेचते हैं, उनका खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो ढक के रखते हैं खाना, उनका खाना आप आसानी से खा सकते हो, अच्छे से खा सकते हो, और वो आपको डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। लेकिन खुला हुआ खाना क्या है, उसमें मक्खियाँ भी हैं, आसपास गंदगी है, वहाँ से मक्खियाँ उड़ के आती हैं, दिखाई तो देती नहीं है, ठीक है, और वो बैठ जाएंगी आपके खाने पे, ठीक, और वो खाने में क्या होगा, उनके हाथों पैरों में जो भी उनकी बॉडी पे अब जर्म्स कह लीजिए या माइक्रोब्स चिपक गए हैं, वो आपके खाने पे रह जाएंगे और वो बाद में आपको डिजीज़ कॉज करेंगे या आपको हार्म पहुंचाएंगे। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. However, eat the contaminated food is likely to get sick. जब भी आप contaminated इस तरीके से infected food को आप खाओगे तो आप जरूर बीमार पड़ोगे। So it is advisable to always keep food covered. इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए, या आपको खाना रखना है तो ढक के रखिए। Avoid consuming uncovered item of food. मतलब बिना ढका हुआ खाने को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा देर तक अगर बिना ढका खाना रखा है तो आप उसको अवॉइड करिए, उसको ना खाइए। अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां मॉस्किटोज़ के थ्रू होती हैं, उन्हीं में एक मॉस्किटो भी कई तरीके के होते हैं। एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम को ये कैरी करती है, और ये मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये आपकी बॉडी में जब ये मच्छर काटता है तो इसके अंदर ये प्लाज्मोडियम या मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब होता है, और जब ये आपको काटता है तो ये एक तरीके से इंजेक्ट कर देता है प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में, और आप इन्फेक्ट हो जाते हो इससे, ठीक, आपको मलेरिया हो जाता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। एडीज मॉस्किटो क्या करता है, ये डेंगू का वायरस कैरी करता है, और आपके बॉडी में जैसे ही ये खून पीने के लिए अपना टेंटिकल अंदर घुसाएगा, इसके थ्रू इसके अंदर वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे ही ये अंदर डालेगा तो ये वायरस भी आपकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। ये तो खून पी के निकल लेगा, लेकिन वायरस वहीं आपकी बॉडी को में रह जाएगा और इन्फेक्ट कर देगा, आपको डेंगू हो जाएगा। हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इनके स्प्रेडिंग को, मतलब इनको फैलाव को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पहली क्या कह रही है, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, क्यों टीचर अक्सर कहा करते हैं कि अपने आसपास कभी भी पानी इकट्ठा ना होने दो। आपके घर में कूलर है, बहुत दिनों तक अगर चालू नहीं है, उसमें जो पानी है उसको निकाल देना चाहिए। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी यूज़ नहीं हो रहा है और वेस्ट वाटर की तरह अगर कलेक्ट है तो उसको हमेशा बहा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, वरना क्या होगा, इन पे सब में मच्छर बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, मतलब मच्छर इनमें खूब सारे पनपते हैं, और वो मच्छर क्या है, कैरियर है किसी न किसी डिजीज़ के, और वो फिर आपको ही इन्फेक्ट करेंगे, आपको अफेक्ट करेंगे। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, ठीक है, सारे मॉस्किटोज जो होते हैं चाहे किसी भी वैरायटी के हों, वो सब ब्रीड करते हैं वाटर में। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा, कह रहे हैं कि इसीलिए कहीं भी पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। जब अगर उसको कंज्यूम हो रहा है एक दो दिन में तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए वो पड़ा हुआ है तो उसमें मॉस्किटो हो सकते हैं। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. कहते हैं कि आसपास की जो भी अपने घर के आसपास जो भी अपनी जगह है उसको क्लीन रखिए, पानी ना भरने दीजिए वहाँ पे, तो आप मॉस्किटोज से बच सकते हैं, वहाँ पे मॉस्किटोज ज़्यादा नहीं होंगे और आपको
इन्फेक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो इस तरीके की लिस्ट आप बना सकते हो कि क्या क्या सफाई करनी है, कैसे कैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं जिससे इस तरीके के मलेरिया कॉजिंग या डेंगू कॉजिंग मॉस्किटोज ना हो पाएँ। इस तरीके के देखिए यहाँ पे लिस्ट है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया फैलता किससे है, एयर से। मीजल्स कैसे होते हैं, वायरस से, एयर से फैलते हैं। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एयर और कांटेक्ट दोनों से हो सकता है, मतलब एयर के थ्रू भी फैल सकता है और कांटेक्ट हाथ वाथ मिलाते हैं तो भी फैल सकता है। पोलियो वायरस एयर से भी होता है, वाटर से भी होता है, मतलब आपने अगर इन्फेक्टेड एयर में तो है ही, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर पोलियो से इन्फेक्टेड व्यक्ति आपके आसपास है तो आपको हो सकता था। पोलियो अब तो ख़त्म हो गया है इंडिया से। वाटर अगर ऐसे वायरस है ऐसे वाटर में प्रेजेंट और आपने कंज्यूम कर लिया तो भी आपको इस तरीके की डिजीज़ हो जाएगा। कॉलेरा बैक्टीरिया वाटर फूड। ठीक है, यानी कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है और वाटर और फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को कंज्यूम करने से ये होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, वाटर गंदे पानी से हो जाता है। हेपेटाइटिस ए किससे होता है, ये वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है और वाटर से हो जाती है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और मॉस्किटो इसका कैरियर है और ये आपकी बॉडी पे अगर काटेगा तो ये कॉज कर सकता है या प्रोटोजोआ आपकी बॉडी को में इंसर्ट कर सकता है। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। ठीक है, इनके बहुत सारे यहाँ पे ऐसे डिजीजेस दी गई हैं जो ह्यूमन में होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बताया गया है टेबल 2.1 में। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात करेंगे कि भाई ह्यूमन बीइंग की बात हो गई, अब एनिमल्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैं उनके डिजीजेस के लिए। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. ठीक है, तो इस तरीके की दो डिजीज की बात यहाँ हुई है। एक एंथ्रैक्स है जो एनिमल्स में बहुत होता है और ये रेस्पिरेटरी, जो एनिमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एकदम डैमेज कर देता है और फिर बहुत ही बुरी तरीके से वो एनिमल डेड हो जाता है। ये ह्यूमन में भी, अगर ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में आप आते हो तो ये ह्यूमन में भी हो सकता है एंथ्रैक्स। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से फुट एंड माउथ डिजीज होती है कैटल्स में, ये वायरस से हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले एनिमल डिजीजेस के। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब प्लांट्स में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिजीजेस होती हैं, कौन कौन सी हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। ये क्या करते हैं, अब प्लांट में डिजीज हो जाने से क्या होता है, अगर ये इन्फेक्टेड चीज़ों को हम खाएंगे तो हमें फ़ायदा तो नहीं करेंगे। हम लोग के वेजिटेबल और फल फूल को खाते हैं क्योंकि हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, ये इन्फेक्ट किए हुए अगर प्लांट्स को हम लोग खाएंगे तो हम लोगों पे वही चीज़ जो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स देती है वो हमें गलत इफेक्ट भी दे सकती है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो इनडायरेक्टली ख़राब है ही है, दूसरा प्लांट्स को भी ये डैमेज कर देते हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं इस तरीके, और उनकी क्रॉप्स को भी डैमेज कर देते हैं। फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल बाय द, यहाँ पे देखिए कुछ प्लांट डिजीजेस के बारे में बात की गई है और बहुत सारे यहाँ पे सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। सिट्रस कैंकर, ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में होता है और ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, एयर से फैलती है, एयर से हो जाता है। सोचिए सिट्रस कौन से फ्रूट होते हैं बताइए, ठीक है, नींबू वाले फल, ठीक है, नींबू संतरा टाइप के फल होते हैं ना, तो उनमें ये रोग हो जाता है, सिट्रस कैंकर रोग कहते हैं, और ये बैक्टीरिया से फैलता है और ये एयर, ठीक है, एयर के थ्रू फैल सकता है। इसका बैक्टीरिया इतना हल्का होता है कि एयर इसको उड़ा ले जाती है और कहीं भी नींबू का फल दिखेगा तो उसके प्लांट पे अटैक कर देगा ये। रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, ये फंगस से होता है और एयर और सीड से होता है, व्हीट का रोग है, ठीक है, व्हीट को बिल्कुल ख़राब कर देता है, काला काला कर देता है ये, और व्हीट फिर काम के नहीं रहता। फंगाई से फैलता है और एयर और सीड्स के थ्रू ये चला जाता है। येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, ओकरा, ठीक है, भिंडी में येलो मोज़ैक रोग हो जाता है और ये वायरल डिजीज़ है और ये इंसेक्ट के थ्रू फैलती है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ये वायरस के कैरियर होते हैं, वो भिंडी के पेड़ पे जब बैठते हैं तो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर उसमें भिंडी नहीं लगती, पूरा प्लांट ही डैमेज हो जाता है। यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, कहते हैं कि
प्लांट्स पे कुछ केमिकल्स के छिड़काव करके, जैसे हम लोग दवा खाते हैं इन सब से बचने के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स की भी दवाइयाँ आती हैं जो उनके ऊपर छिड़क दी जाती हैं या उनके सॉइल में मिला दी जाती हैं, जिनसे इन बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस या डिफरेंट डिजीजेस से मुक्ति मिल जाती है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आती है फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग क्या है? ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होती है। ठीक है, अक्सर हम लोग पेट दर्द वगैरह की बात करते हैं खाना खाने के बाद, वो भी इसी का कारण होता है कभी कभी। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. अब बूझो को क्या करता है, वो फ्रेंड के दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाता है या पार्टी में जाता है, वहाँ खूब सारा खाना खा लेता है और जब घर आता है तो वो उसको दिक्कत होने लगती है, उसको पेट दर्द होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर जब टेस्ट करता है तो वो बोलता है इन्होंने फूड पॉइजनिंग हो गई है इनको। और ये क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने कंटेमिनेटेड फूड खाया होगा। जो फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिस फूड को इन्होंने कंज्यूम किया है उसमें ज़रूर प्रेजेंट होंगे, तभी इनके पेट में गए और उन्होंने इनको नुकसान पहुँचाया है। पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। वो कहते हैं, पहली कहती है, अब सोचती है कि ये फूड कैसे पॉइजन होता है, फूड तो हमारे लिए बड़ा यूजफुल है, तो ये पॉइजनस कैसे हो जाता है? तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग तब होती है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, अगर खुला खाना रखा हुआ है तो मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं उस पर और इंसेक्ट्स बैठ सकते हैं। ठीक है, और उनके पैरों में क्या होता है, वो गंदगी में बैठते हैं, वहाँ से ये अपने पैरों में चिपका के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले आए, आपके अच्छे भले खाने पे बैठ के उसको इन्फेक्ट कर दिया। अब आपको तो दिखते नहीं माइक्रो, आपने खा लिया, ठीक, और आपके अंदर वो चले जाते हैं और आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। और इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपके फूड पे जाते हैं तो उसमें या तो टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा कर देंगे या डिजीज कॉजिंग होंगे, तो डायरेक्ट भी डिजीज आपको कर सकते हैं या फूड को इन्फेक्ट कर सकते हैं। फूड को इन्फेक्ट कर देंगे तो वो खाना जो है वो जहरीला हो जाएगा एक तरीके से। दीज मेक द फूड पॉइजनस causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. ठीक है, कहते हैं कि इस तरीके का खाना जो होता है बहुत ही जहरीला हो जाता है और हमें बीमार कर सकता है, बल्कि बहुत बार केसेस में देखा गया अगर टाइमली आप हॉस्पिटल नहीं ले गए ऐसे व्यक्ति को तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है, मार भी सकता है व्यक्ति को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड, प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। और आपको चाहिए कि हमेशा खाने को ढक के रखें, उसको प्रिजर्व करके रखें और पुराना खाना कोशिश करें ना खाएं। ठीक है, बासी खाना खाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से फूड पॉइजनिंग को रोका जा सकता है। फूड प्रिजर्वेशन की बात आती है। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के बाद आपको लगेगा सब कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, ह्यूमन बीइंग करता ही क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, ह्यूमन बीइंग ने इसको जब समझा, ठीक है, तब वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही से इस्तेमाल कर पाया। ठीक है, अब फूड प्रिजर्वेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है और लॉन्ग टर्म तक हम अपने फूड को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। एक तरफ फूड को पॉइजन बनाए दे रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरी तरफ उसी को प्रिजर्व कर रहा है, तो कोई ना कोई फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होगा जो हमारे लिए इतना हेल्पफुल है कि हमारे फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट करके रख सकता है। तो देखते हैं क्या है। वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि कौन कौन से मेथड होते हैं फूड ग्रेन को स्टोर करने से पहले हम लोग करते हैं या कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। उनमें से भी हम लोगों ने देखा था बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अगर रह गए तो आपके ग्रेन्स को ख़राब कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ड्राई करते थे या सुखाते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें पता है कि अगर उनको भी मिला दिया जाए फूड के साथ तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं। वो एनिमी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इफेक्ट ही नहीं करने देंगे आपके फूड प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। तो कैसे हम लोग अपने कुक फूड को प्रिजर्व करते हैं घर में। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। कहते हैं कि जब भी कोई ब्रेड वगैरह या खाना ख़राब हो जाता है तो उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है, बहुत बुरी सी स्मेल आने लगती है और उसको से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा खाना जो है
ख़राब हो चुका है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, अगर स्मेल नहीं भी आ रही है तो उसकी बनावट चेंज हो जाएगी, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। या मतलब आप किसी भी तरीके से उसको अगर समझते हैं कि कोई फूड जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो इसका मतलब है वो इन्फेक्टेड हो गया है और उसको कंज्यूम मत कीजिए आप, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बाद में पूछते हैं कि क्या ये फूड की स्पॉइलिंग जो होती है केमिकल रिएक्शन है, तो हाँ बिल्कुल, स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो वो उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, तभी तो ये अच्छा भला खाना जहर बन जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहली कुछ मैंगोज लाती है लेकिन बहुत दिनों तक उनको खाती नहीं है। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल एंड रोटन, और वो देखती है कि इनमें से बहुत सारे खराब हो गए हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, सड़ गए हैं। बट शी नो दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी इज कन्फ्यूज। वो कहती है कि लेकिन यही मैंगो इतनी जल्दी खराब हो गए, जबकि दादी माँ जो उसकी हैं वो जब उन मैंगोज का अचार रखती हैं तो वो सालों साल चलता है, बहुत दिनों तक रखा रहता है, तब तो नहीं खराब होता है। तो क्या होता है, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ बताते हैं कि वो ऐसा क्या जादू करती हैं कि वो लंबे समय तक उनका फूड आइटम खराब नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन को। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड होता है लंबे समय तक फूड को अच्छा बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बैठेंगे, देखते हैं केमिकल मेथड क्या क्या है। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सॉल्ट और कॉमन जो एडिबल ऑयल होता है, ठीक, उसका यूज़ करते हैं हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे। ये बहुत ही अच्छे प्रिजर्वेटिव माने जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देते। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए उनको प्रिजर्वेटिव भी कहा जाता है। वी एडेड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट दिस अटैक ऑफ माइक्रो। कुछ एसिड्स भी ऐसे आते हैं, कुछ केमिकल ऐसे आते हैं जिनको मिला दिया जाता है तो भी माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं कर पाते और उसको इफेक्ट नहीं कर पाते। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। इस तरीके के केमिकल कौन से? सोडियम बेंजोएट and sodium sulfate are common preservatives. These are also used in jams and squares to check their spoilage, ठीक है। इस तरीके के केमिकल बनाए जाते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन मेड केमिकल्स है और इनका यूज़ प्रिजर्वेटिव के तौर पे होता है। जब इनको फूड आइटम के साथ मिला दिया जाता है तो लॉन्ग टर्म तक इस पर माइक्रोब्स काम नहीं कर पाते, इफेक्ट नहीं कर पाते, उसको खराब नहीं होने देते। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन? ये लॉन्ग टाइम से होता रहा है। जब केमिकल इतना इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप नहीं थी, इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, उस समय भी लोग सॉल्ट का इस्तेमाल कर लेते थे प्रिजर्व करने के लिए अपनी चीज़ों को। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। सैकड़ों सालों से मीट और फिश या फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल होता रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एटसेट्रा, ठीक है। तो कहते हैं कि क्या करते थे कि मीट और फिश को रख देते थे और उसके ऊपर पूरा बिछा देते थे सॉल्ट को लोग, ठीक है। और जब वो सॉल्ट की लेयर बिछा देते थे तो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा पाते थे। और सॉल्ट में तो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीठी चीज़ों पे या शुगर वाली चीज़ों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, सॉल्ट पे जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से बहुत दिनों तक चीज़ों को बचाए रखा जाता है। इसी तरीके के मैंगो के पिकल्स हो गए या घर में बनाई वाली चीज़ों पे भी सॉल्ट वगैरह होता है ना, तो उसको ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व किया जाता रहा है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर से भी प्रिजर्वेशन होता है। जैम्स, जेली एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। ये तो शुगर से प्रिजर्व किए गए हैं, तो फिर कैसे इनको कहते हैं कि सॉल्ट अच्छा प्रिजर्वेटिव है? नहीं, शुगर भी अच्छा प्रिजर्वेटिव। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर कैसे कंट्रोल करता है? शुगर अगर ज़्यादा, उसका सिरप ज़्यादा मात्रा में है, शुगर अगर भरी हुई है, आपने देखा होगा जैम्स और जेलीज की में शुगर बहुत होती है, ठीक है। अगर इसको भर देंगे तो क्या होगा, वो मॉइस्चर के कंटेंट को कम कर देती है, ठीक है। और मॉइस्चर वाले एरिया में भी माइक्रोब्स बहुत आराम से ग्रो करते हैं, इसलिए मॉइस्चर अगर आप किसी चीज़ का कम कर दें तो वहाँ पे माइक्रोब्स इफेक्ट कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से शुगर प्रिवेंट करती है, प्रिजर्व करती है फूड को। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर कैसे प्रिजर्व करता है? यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय द मेथड। विनेगर और ऑयल क्या होता है कि ये अपने आप में ऐसे होते हैं कि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते, ठीक है। ये एकदम दुश्मन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो इसीलिए जो फूड प्रोडक्ट्स होता है अगर उनमें ऑयल या विनेगर की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो उन पे इफेक्ट नहीं कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनके पास आएंगे तो वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए भी
विनेगर और ऑयल बिल्कुल एकदम नेचुरल रिसोर्स है हमारा प्रिजर्वेटिव के तौर पे, या प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव माने जाते हैं। ठीक है, आगे आया हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। ठीक है, आपने अक्सर घरों में देखा होगा, जब भी दूध आपके घर में आता है तो मदर क्या करती हैं, उसको उबाल देती हैं, बॉयल कर देती हैं। और बॉयल करने से क्या होता है, वो फिर प्रिजर्व करेंगे तो उसमें माइक्रो बॉयल करेंगे ना, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ठीक है, उनको बहुत खौला देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मर जाते हैं। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इफेक्ट कर चुके होंगे उस मिल्क को या उसमें प्रेजेंट होंगे, वो खत्म हो जाएंगे और बहुत देर तक आप मिल्क को सेफ रख सकते हो। मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड इज बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइलिंग से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसी तरीके से अगर हम रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पर रख देते हैं फूड को, तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर इफेक्ट नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने इफेक्टिव होते हैं उतना कोल्ड या बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करके भी हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पॉस्चर्ड। व्हाट इज पॉस्चराइजेशन? कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ना मिल्क पैकेट में आता है और बहुत बहुत दिन से चल के आता होगा, पता नहीं कहाँ पैक हुआ, कितने दिन बाद आया हम तक। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि वो स्पॉइल नहीं होता। आपने देखा होगा वो एकदम सील्ड पैक्ड होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि अगर उसमें कोई भी कांटेक्ट में नहीं आता, उसका जरा सा भी पार्ट किसी भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, बाहरी एयर के कांटेक्ट में नहीं आता जिसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये जो एक ब्रेकर बना दिया जाता है ना, उसको पैक करने के टाइम उसको इतना टाइटली पैक कर दिया जाता है और एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसको बढ़ा दिया जाता है, उसके टेम्परेचर को। ठीक है, जब उस मिल्क के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होंगे या प्रेजेंट माइक्रोब्स होंगे वो खत्म हो चुके होंगे, और जब उसको एयर टाइट पैक कर देंगे तो वो कांटेक्ट में आएगा नहीं बाहरी एयर के। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रिजर्व बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप खोलेंगे उस पैकेट को, आपको उसको उबालना होगा या उसको दोबारा उसको हीट देनी होगी, या आपको फिर से प्रिजर्व करने के लिए कोई ना कोई दूसरा काम करना होगा। जैसे या तो आप उसको फ्रीज में रखिए या उसको हॉट टेम्परेचर में रखिए। ठीक है, तो इस मेथड को पॉइस्चराइजेशन कहा गया। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. प्रिजर्व जो मिल्क होता है वो कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉयल किए कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री। और एक पॉस्चराइजेशन मेथड कैसे होता है, 70 डिग्री तक मिल्क को गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक, एंड देन सडन चील्ड एंड स्टोर, और एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो गर्म और ठंडा, जो बैक्टीरिया गर्म में रहने वाले हैं वो ठंडे मिल्क को ठंडा करते ही मर जाएंगे, और जो मिल्क ठंडे में रहने वाले हैं वो गर्म करते ही मर जाएंगे। तो एकदम से मिल्क को गर्म करो और एकदम से ठंडा कर देने से क्या होगा, दोनों तरीके के बैक्टीरिया हमेशा के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, और इसलिए वो मिल्क को इफेक्ट नहीं करेंगे जब तक वो टाइटली पैक्ड रहेगा, एकदम एयर पैक्ड रहेगा। ठीक, एयर टाइट रहेगा। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। और इस मेथड को खोजा था लुईस पास्चर ने, और इसी को पास्चराइजेशन मेथड कहा जाता है। तो दोस्तों ये है पास्चराइजेशन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर अक्सर पूछा जाता है कि कहाँ तक पास्चराइजेशन मेथड में मिल्क को गर्म किया जाता है और कितनी देर के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसका क्या किया जाता है। ठीक है, स्टोरेज एंड पैकिंग। अब स्टोरेज एंड पैकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अगर इसी प्रिजर्वेशन भी तो एक तरीके से स्टोरेज और पैकिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो मिल्क आता है वो पैकेट में स्टोर है। ठीक, तो उसको क्या करते हैं कि एक तो पॉस्चराइजेशन कर दिया और उसके बाद उसको एकदम एयर टाइट पैक कर देते हैं, जिससे वो कांटेक्ट में नहीं आने पाता है माइक्रोब्स के, और वो बचा रहता है सदियों सदियों। ठीक है, इसी तरीके से पैकेट्स में या केन्ड फूड आता है, वो आइटम भी इसी तरीके से पैक किए जाते हैं। आगे है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, हम लोगों ने बात की थी कि राइजोबियम बैक्टीरिया किस तरीके से इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को
फिक्स करता है और वो फिर प्लांट को खाने लायक बनाता है या प्लांट के यूज के लायक बना देता है। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरिया राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट पल्सेस. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट सच एज बीन एंड पीज विद विच इट हैज अ symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है कि राइजोबियम बैक्टीरिया का बारे में बात की थी कि नाइट्रोजन वो फिक्स कर देता है या नाइट्रोजन को स्लैग बना देता है जिसे प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। ये नाइट्रोजन प्रेजेंट कैसे रहती है। बहुत सारे प्लांट जब नाइट्रोजन ले लेते हैं लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में तो नाइट्रोजन बैलेंस रहती है, तो एक साइकिल होती है, हर चीज़ की एक साइकिल होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट को अगर बैलेंस रखना है तो उसकी साइकिल को पूरा होना पड़ेगा। अगर ये साइकिल टूट जाती है तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जितनी है उतनी ही बनी रहती है और उसका यूज़ भी करते रहते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो वो उतनी कैसे बनी रहती है, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन का पूरा होना। नाइट्रोजन चक्र क्या है, ठीक है, किस तरीके से नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में आती है, किस तरीके से कंज्यूम होती है और फिर किस तरीके से वो वापस एयर में चली जाती है या इन्वायरमेंट में चली जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने नहीं पाता। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आप देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे एयर में जितना भी हमारी एयर है उसका परसेंटेज है 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी का एक कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई तरीके से नाइट्रोजन उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है, सभी के लिए। अब वो चाहे प्रोटीन में हो, क्लोरोफिल में हो, न्यूक्लिक एसिड में हो, विटामिन में हो, मतलब ये सब एक पार्ट नाइट्रोजन का कंटेन करते हैं, मतलब रखते हैं। इन्हीं से कह सकते हैं नाइट्रोजन इनमें प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोटीन हो, क्लोरोफिल हो, न्यूक्लिक एसिड हो, ये बड़ी क्लासेस में आपको बताया जाएगा। इन सब में नाइट्रोजन होता है और हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो प्लांट और एनिमल डायरेक्ट नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को इस लायक बनाते हैं जिसे प्लांट या एनिमल कंज्यूम कर सकें। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। इसी तरीके से उन्होंने प्लांट का एग्जाम्पल लिया है कि जब इस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है तो वो अपना प्लांट्स जो हैं वो यूज़फुल नाइट्रोजन उनको मिल जाती है और वो उसको आराम से अपने यूज़ के लिए अपने काम में ला पाते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन जो होते हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्लांट ने ले ली तो अब वो क्या करेंगे, उनके जो एसेंशियल वर्क्स है, ठीक है, जो उनकी फंक्शनिंग है प्लांट्स की, वो नाइट्रोजन की हेल्प से जो होती हैं वो प्रॉपर होती रहेंगी। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। और जब एनिमल इन चीज़ों को खाता है, इन प्लांट्स को खाता है, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogen compound to be used by the plant again। अब देखिए कैसे इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन फिक्स की और वो नाइट्रोजन प्लांट ने ले ली। नाइट्रोजन तो इन्वायरमेंट में कम हो जानी चाहिए लेकिन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, कोई प्लांट डेड हो रहा होगा, कोई एनिमल डेड हो रहा होगा, जिस पे डिकम्पोजर काम करते हैं और वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको उसमें से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वाला पार्ट फिर से इन्वायरमेंट को दे देते हैं। उनमें से गैसेस भी निकलती हैं, बहुत सारी न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं, वेस्ट सॉइल में मिक्स हो जाता है। कुछ गैसेस जो निकलते हैं उसमें से नाइट्रोजन गैस भी होती है और वापस इन्वायरमेंट में चली जाती है। इस तरीके से 78% का जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंस है नाइट्रोजन का वो हमेशा बना रहता है। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. इसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, वो घटने नहीं पाता। ठीक है, और सभी का काम चला करता है। अगर ये
कहीं भी नाइट्रोजन साइकिल रुक जाए किसी भी एक पार्ट पे, तो क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। ये देखिए नाइट्रोजन साइकिल है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, लाइटनिंग से भी पैदा होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉयल मिक्स कर देते हैं और सॉयल से क्या होता है, प्लांट्स में चला जाता है और प्लांट्स से क्या होता है, प्लांट्स जब एनिमल और ह्यूमन बीइंग खाते हैं तो उनमें नाइट्रोजन चला जाता है और जब वो प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग मरते हैं तब डिकम्पोजर जब उनको डिकम्पोज कर देते हैं तो उनमें जो नाइट्रोजन होती है वो फिर से फ्री हो जाती है और एनवायरनमेंट में चली जाती है और इस तरीके से ये साइकिल चला करता है। दोस्तों आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है साइंस का। थैंक यू वेरी मच।